हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक मेहता स्कूल डिजिटल क्लासेज। सेकंड चैप्टर हमने चालू कर रखा था। सेकंड चैप्टर की लगभग ज़्यादा नहीं लेकिन 50% डिटेल हमने कंप्लीट कर ली थी, जिसमें पदार्थ आ गया था, मिश्रण आ गया था, विलयन आ गया था। ठीक है, और विलयन के टाइप कंप्लीट किए थे लास्ट लेक्चर के अंदर। 3 टाइप के विलयन थे, सामान्य विलयन, कोलाइडल और निलंबन। ये हमने पढ़ लिया था। उन तीनों में डिफरेंस भी क्रिएट कर लिया था। आज का जो टॉपिक है, आज का जो लेक्चर है वो है मिश्रण के घटकों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ फैक्टर ऑफ द मिक्सचर। मिश्रण के घटकों का पृथक्करण कहने का मतलब ये है, मिश्रण आपने पढ़ा है, मिश्रण 2 चीजों से मिलकर बना होता है, विलय प्लस विलायक। तो उस मिश्रण की जो घटक है ना, 2 ही तो घटक है, एक तो विलय है और एक विलायक। उनको अलग करना है। मिश्रण में से विलय को कैसे अलग करोगे, मिश्रण में से विलायक को कैसे अलग करोगे? तो उन दोनों घटकों को क्या करना है, अलग करना है। तो वो उन घटकों को अलग कैसे करेंगे? तो मिश्रण के घटकों को अलग करने के लिए बहुत सारी विधियां काम में ली जाती है। किसी मिश्रण को कैसे अलग किया जाता है, किसी मिश्रण को दूसरी विधि से किया जाता है। तो ऐसे हमें कुल मिला के 7 या 8 विधि पढ़नी है। तो एक विधि पढ़ने को टाइम लगता है। कोई सी भी एक विधि उठा लो आप, उसको अगर आप पूरा कवर करोगे तो टाइम लगता है। तो पूरी तो नहीं हो पाएगी, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि 3 या 4 मिश्रण के घटकों को पृथक्करण की विधि हम कंप्लीट कर लें। तो देखो 4 विधियां कौन कौन सी है, पहले तो मैं आपको गिनवा दूं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, सबसे पहले डाई में से रंगों को अलग करना। डाई में से रंगों को अलग करना, ठीक है। सेकंड जो मेथड है वो है अपकेंद्रीकरण विधि। अपकेंद्रीकरण विधि। थर्ड ऊर्ध्वपातन। फोर्थ विभेदी निष्कर्षण। ये लो, ये 4 विधियां हमें पढ़नी है। डाई में से रंगों को अलग करना, अपकेंद्रीकरण विधि, ऊर्ध्वपातन, और भी अगर मैं नाम गिनवाऊं तो मैं कौन कौन सी विधियां में कंप्लीट करनी है? विभेदी निष्कर्षण, आसवन, प्रभाजी आसवन, क्रोमेटोग्राफी, वायु का शुद्धिकरण, और एक है नंबर 9 पर जल का शुद्धिकरण। ये लो, कुल मिला के हमें कितनी विधियां कंप्लीट करनी है? 9 विधियां। डाई में से रंगों को अलग करना, अपकेंद्रीकरण विधि, ऊर्ध्वपातन, विभेदी निष्कर्षण, आसवन, प्रभाजी आसवन, क्रोमेटोग्राफी, वायु का शुद्धिकरण और जल का शुद्धिकरण। ये 9 विधियां हैं, और इन 9 विधियों के द्वारा, इन 9 मेथड्स के द्वारा हम किसी भी मिश्रण के घटकों को क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। तो 9 भागों में इसलिए बांटा है कि मिश्रण कई प्रकार के होते हैं, तो सब में एक विधि काम में नहीं आती। ठीक है, तो कौन से मिश्रण में कौन सी विधि काम में आ रही है वो तो इनको पूरा पढ़ने से क्लियर हो पाएगा। तो नंबर 1 पर ले लेता हूं मैं, कौन सा? डाई में से रंगों को अलग करना। तो फर्स्ट टॉपिक हो जाएगा हमारा कौन सा? डाई में से रंगों को अलग करना। डाई में से रंगों को अलग करना, ठीक है। देखो पहला जो पॉइंट है आप एक बार नोटिस करो, पढ़ो, सोचो उसको थोड़ा सा। डाई में से रंगों को अलग करना, और ये वही डाई है जो आप सोच रहे हो, बिल्कुल ये हेयर डाई है जिससे बालों में क्या किया जाता है? कलर किया जाता है। अभी जो डाई है ना, डाई कई तरीके की होती है। कईयों को काले बाल करने होते हैं, काली डाई लगाते हैं। कईयों को लाल बाल करने होते हैं, लाल डाई लगाते हैं। ठीक है, या कईयों को ब्राउन कलर करना होता है तो फिर ब्राउन कलर की डाई लगाते हैं। तो उस डाई के अंदर क्या मिक्स है,
क्या डाई एक ही पदार्थ है या डाई में बहुत सारे कलर्स मिले होते हैं या बहुत सारे पदार्थ मिले होते हैं, तो उनको हमें क्या करना है, अलग करना है। तो डाई के अंदर पाए जाने वाले रंगों को अलग करना है, और कैसे अलग करते हैं वो पढ़ने से पता लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक कि कैसे डाई में से रंगों को अलग किया जाता है। देखो ध्यान देना, इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें बनाना है एक डायग्राम। डायग्राम किसका बनेगा, एक बीकर लेना हमें। तो मान लो ये हमारे पास है एक बीकर, क्या हमारे पास में एक बीकर है, और इस बीकर में भरना है पानी। ये बीकर है, बीकर में क्या भर दिया, जल भर दिया, ठीक है। तो ये तो है बीकर, ये इसके अंदर क्या भरा हुआ है, जल। ये काम करना, सिंपली एक बीकर लेना है, बीकर के अंदर क्या डालना है, पानी। अब देखो अभी तक डाई तो कहीं पर आई नहीं, तो अब क्या करना है, हमें एक लेना है वॉच ग्लास। और वॉच ग्लास क्या चीज होती है, एक प्लेट की तरह होती है, और उस वॉच ग्लास से इस बीकर को ढकना है, और उसी वॉच ग्लास के अंदर डालनी है डाई। तो एक ढक्कन लेना है, और ऐसा ढक्कन जो इस बीकर को ढंग से कवर करे, ऐसे, दैट इज द वॉच ग्लास। क्या है ये, वॉच ग्लास। ये एक वॉच ग्लास है और इस वॉच ग्लास ने किसको कवर किया हुआ है, बीकर को। ये क्या है, बीकर। ये बीकर है, और ये इस बीकर के अंदर क्या है, पानी भरा हुआ है। इस वॉच ग्लास में हमें क्या करना है, इसके अंदर डाई भरनी है हमें। तो देखो ये वॉच ग्लास के अंदर क्या भरी हुई है, डाई। ये लो, ये वॉच ग्लास, ये डाई। ये लो, ये तो हमने सारा फिगर तैयार कर दिया। सबसे पहले एक बीकर लिया, बीकर में पानी डाला, बीकर को कवर करने के लिए एक वॉच ग्लास लिया, और इस वॉच ग्लास में हमने क्या भर रखी है, डाई। डाई पड़ी हुई है किसके अंदर, वॉच ग्लास के अंदर। तो अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप ये होगी कि इस बीकर के पानी को गर्म करना है। अब कैसे भी गर्म करो, चाहे बीकर को गैस के चूल्हे पे रखो, या एक बर्नर आता है, बर्नर जो स्टोव आता है ना, चिमनी की तरह आता है, ठीक है, केमिस्ट्री की लैब में मिलता है। तो उससे इसको गर्म करना है ऐसे, मतलब हमें इसको हीट देना है, आग देना है इसको। तो मान लो ये है ज्वाला। अभी ज्वाला कहाँ से आ रही है, इस पर नोटिस मत करो। कुल मिला के हमें क्या करना है, बीकर के पानी को गर्म करना है। तो सोचो जैसे ही बीकर का पानी गर्म होगा, पानी में से जलवाष्प निकलेगी कि नहीं निकलेगी। पानी में से इतनी जगह खाली है इसके अंदर, तो इसमें से जलवाष्प निकलेगी, और जलवाष्प होगी गरम, गरम जलवाष्प। क्या निकलेगी, गरम जलवाष्प। तो जैसे ही जलवाष्प ऊपर जाएगी, इस जलवाष्प से ये वॉच ग्लास भी क्या हो जाएगा, गरम। और वॉच ग्लास को ही गरम करना है। हमारा टारगेट यही है कि इस बीकर में से निकलने वाली ज्वाला से, बीकर में से निकलने वाली गर्म जलवाष्प से किसको गर्म करना है, वॉच ग्लास को। किसको गर्म करना है, वॉच ग्लास को। सोचो जैसे ही पूरा वॉच ग्लास गर्म हो जाता है, तो वॉच ग्लास की गर्मी किसके अंदर जाएगी, वॉच ग्लास का तापमान किसके अंदर जाएगा, डाई के अंदर। तो फिर ये डाई भी कैसी हो जाएगी, गर्म हो जाएगी ना। जब डाई गर्म होगी तो ध्यान रखना, डाई के अंदर मिला हुआ पानी भी गर्म होगा। जब वो गर्मी, जब वो ऊष्मा, वॉच ग्लास की ऊष्मा किसके पास पहुंचेगी, डाई के पास। तो डाई के अंदर डाई के अंदर जो पानी था, पानी भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, और डाई का पानी जलवाष्प बनकर उड़ने लगेगा। ये डाई का पानी है जो जलवाष्प बनकर उड़ रहा है, तो इसको हम बोलेंगे डाई की जलवाष्प। उड़ रही ना, ये डाई की जलवाष्प है जो उड़ रही है। अब सोचो इस डाई के अंदर गर्म जलवाष्प थी, इस डाई के अंदर जो पानी मिक्स था ना, तो डाई के पानी को तो हमने जलवाष्प बना दिया, तो पानी तो उड़ गया। अब इस वॉच ग्लास के अंदर जो बच गया वो है डाई का कलर,
जलवाष्प उड़ने के बाद जो बचा हुआ पदार्थ है, बचा हुआ पदार्थ, ये बचा हुआ पदार्थ है डाई का रंग। बचा हुआ पदार्थ क्या है? डाई का रंग। तो देख लो, इस तरीके से हमने डाई के अंदर पाए जाने वाले पानी को, डाई के अंदर पाए जाने वाले लिक्विड को गर्म जलवाष्प के रूप में उड़ाकर जो डाई के अंदर बच गया, जो रिमेनिंग सब्सटेंस है, बचा हुआ पदार्थ है, उसे हमने बोल दिया कि सर वोच ग्लास में डाई का रंग बच गया। अब अगर वो काले रंग का बचता है तो उसमें काला रंग था, ब्लू रंग का बचता है तो उसमें ब्लू कलर था, और अगर ये ब्राउन कलर का पदार्थ बचता है तो इसमें ब्राउन कलर का रंग था किसके अंदर? डाई के अंदर। अब देखो किया क्या हमने? कुछ नहीं किया, बीकर के पानी को गर्म किया, बीकर में से जलवाष्प निकली, इस जलवाष्प से वोच ग्लास गर्म हुआ, वोच ग्लास से डाई गर्म हुई, डाई गर्म हुई तो डाई का पानी तो उड़ गया और जो बच गया वो डाई का रंग था। तो अब यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है और आप भी सोच रहे होंगे कि सर इस डाई को भी तो डायरेक्ट गर्म किया जा सकता था, ये बीकर लगाने की क्या जरूरत थी? डायरेक्ट वोच ग्लास को गर्म कर देते। देखो डायरेक्ट गर्म कर सकते थे हम बिना बीकर लगाए वोच ग्लास को डायरेक्ट गर्म कर सकते थे, लेकिन इतना बेहतरीन रिजल्ट नहीं मिलता। यानी कि कहने का मतलब है इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता। हम इसको डायरेक्ट गर्म करते हैं तो ज्यादा ऊष्मा पहुंचती, ज्यादा ऊष्मा से वो इतना परफेक्ट कलर नहीं मिल पाता और इतना अच्छे से वो मिश्रण अलग नहीं हो पाता, कलर इधर उधर जाके चिपक जाता, पूरा पानी उड़ जाता, तो स्पष्ट कलर नहीं दिखता, अलग अलग फैल जाता वो। ठीक है, तो एक परफेक्ट रिजल्ट पाने के लिए, एक अच्छा सा रिजल्ट पाने के लिए हमने ये पूरा फिगर तैयार किया। ठीक है, तो आई होप एक टॉपिक तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे डाई में से रंगों को अलग किया जाता है। अब देखो सेकंड मेथड क्या है? सेकंड मेथड है अपकेंद्रीकरण। अपकेंद्रीकरण देखो अपकेंद्रीकरण विधि, हाँ अब देखो अपकेंद्रीकरण विधि क्या है मैं समझाऊं तुम्हें। इस प्रकार की विधि में क्या किया जाता है, कोई भी मान लो मिश्रण का घटक है, ठीक है, तो उस मिश्रण के घटक को या उस मिश्रण को एक बर्तन के अंदर डाला जाता है और उस बर्तन के अंदर एक मशीन घुमाई जाती है वृत्ताकार पथ पर। क्या बोल रहा हूं मैं? एक बर्तन लोगे, बर्तन के अंदर मिश्रण डालोगे और मिश्रण के अंदर एक मशीन लगाई जाती है और फिर वो मशीन उस बर्तन के अंदर, उस मिश्रण में, उस बर्तन के अंदर, उस मिश्रण में वर्ताकार पथ पर घूमती है। ऐसे फटाफट 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 वर्ताकार पथ पर घूमती है। तो घूमने से क्या होता है, उस बर्तन के अंदर जो मिश्रण मौजूद है उसके घटक अलग हो जाते हैं। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं ले लूं, हमारे ही घर में दही का जो मिश्रण होता है उसमें हम छाछ करते हैं। दही का मिश्रण होता है ना, और दही का मिश्रण कैसे बनता है? दूध होता है, दूध में थोड़ी सी दही या छाछ डाल के जामुन लगाया जाता है, तो सुबह तक वो जमकर क्या बन जाता है? दही बन जाता है। तो फिर उस दही के अंदर बताओ, दही बर्तन में डला हुआ है, उस दही के अंदर हम मशीन घुमाते हैं कि नहीं घुमाते? छाछ करने वाली मशीन आती है ना, तो छाछ करने वाली मशीन उस दही के अंदर घूमती है। कौन से पथ पर? वृत्ताकार पथ पर, सर्कुलर पाथ पर वो घूमती है, घूमते से। तो दही के मिश्रण में से दो चीज अलग होती है, एक तो मक्खन अलग हो जाता है और एक छाछ अलग हो जाती है। मक्खन हल्का होता है तो ऊपर आ जाता है, छाछ भारी होती है तो कहाँ रहती है? नीचे। तो बताओ दही जैसे मिश्रण में से वर्ताकार पथ पर एक मशीन को घुमाकर हमने दही के मिश्रण से दो पदार्थों को अलग किया है, एक मक्खन और एक छाछ। तो ऐसी ही विधियों को बोला जाता है अपकेंद्रीकरण विधि। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इसकी डेफिनेशन हो जाएगी किसी मिश्रण के विलयन में, किसी मिश्रण के विलयन में मशीन को वृत्ताकार पथ पर, मशीन को वृत्ताकार पथ पर घुमाकर, किसी मिश्रण के विलयन में मशीन को वृत्ताकार पथ पर घुमाकर मिश्रण के घटकों को अलग किया जाता है। किसी मिश्रण के विलयन में मशीन को वृत्ताकार पथ पर घुमाकर मिश्रण के घटकों को अलग किया जाता है। ऐसी विधि को बोला जाता है अपकेंद्रीकरण विधि। अपकेंद्रीकरण विधि कहा
जाता है। ठीक है, किसी मिश्रण के विलयन में मशीन को वृत्ताकार पथ पर घुमाकर मिश्रण के घटकों को अलग किया जाता है और ऐसी विधि कहलाती है अपकेंद्रीकरण विधि। एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं, दही के मिश्रण में से, दही के मिश्रण में से, दही के मिश्रण में से मक्खन मक्खन एवं छाछ को अलग करना। तो ये थी अपकेंद्रीकरण विधि जो हमने अच्छे से देख रखी है, अच्छे से इसका एक्सपेरिमेंट कर रखा है। ठीक है, इसको विजन किया आपने, इसको तो प्रैक्टिकली देखा है कि कैसे छाछ करने की मशीन आती है। या तो छाछ करने की मशीन होती है, या अगर मशीन नहीं है तो एक उपकरण आता है ना लकड़ी का बना हुआ, जिसको हम दही के मिश्रण में डालते हैं, उसको ऐसे ऐसे घुमाते हैं और वो वृत्ताकार पथ पर घूमता है, जिसमें से दही के मिश्रण में से मक्खन अलग हो जाता है, छाछ नीचे रह जाती है। तो इसे अपकेंद्रीकरण विधि बोलते हैं। तो बताओ, ये वाला जो मेथड है, ये जो सेंट्रीफ्यूगल मेथड है, जो अपकेंद्रीकरण विधि है, इसको हम और भी कहीं पर काम में ले सकते हैं क्या? इसके क्या एप्लीकेशंस है, क्या इनके अनुप्रयोग है क्या? एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अपकेंद्रीकरण विधि के अनुप्रयोग बताइए। अनुप्रयोग का मतलब है कि अपकेंद्रीकरण विधि को और किस क्षेत्र में काम में ले सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अपकेंद्रीकरण विधि को हम चिकित्सा क्षेत्र के काम में ले सकते हैं। अपकेंद्रीकरण विधि को हम औद्योगिक क्षेत्र में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। तो यहां से हम पढ़ेंगे अपकेंद्रीकरण विधि के अनुप्रयोग। अपकेंद्रीकरण विधि के अनुप्रयोग। तो देखो, पहला जो इसका अनुप्रयोग है, पहला इसका अनुप्रयोग है चिकित्सा क्षेत्र में। चिकित्सा क्षेत्र में, और चिकित्सा क्षेत्र में कैसे? रक्त में से अल्कोहल की मात्रा को चेक करने के लिए। सेकंड इसका देखो, इसमें चिकित्सा क्षेत्र में फर्स्ट ये, सेकंड ये है मूत्र में से विभिन्न पदार्थों की मात्रा ज्ञात करने के लिए। और दूसरा जो एप्लीकेशन है वो है औद्योगिक या डेयरी उद्योग के अंदर, डेयरी उद्योग में। और डेयरी उद्योग में कैसे? डेयरी उद्योग में पनीर, बटर, मलाई आदि का पृथक्करण करने के लिए। देखो, ये इसके एप्लीकेशन है। अब केंद्रीकरण विधि के अनुप्रयोग क्या है? पहला उपयोग तो है चिकित्सा क्षेत्र में, पहला एप्लीकेशन, पहला अनुप्रयोग चिकित्सा क्षेत्र में। अब चिकित्सा क्षेत्र में कैसे? रक्त में से अल्कोहल की मात्रा को चेक करने के लिए। ब्लड होता है ना, ब्लड, उसमें हम चेक करता है कि इसके ब्लड में कितना % अल्कोहल है, कि इसने अल्कोहल का मतलब शराब पी है कि नहीं है, वो तो ब्लड से पता लग जाएगा। उसका खून का सैंपल लिया जाता है और उस खून को अब केंद्रीकरण विधि की मशीन में डाला जाता है। जो ब्लड का जो जिसके रक्त में हम अल्कोहल की मात्रा चेक कर रहे हैं, उसके ब्लड का क्या लिया जाता है? सैंपल लिया जाता है, उसको टेस्ट ट्यूब में डाल लिया। ठीक है। और हॉस्पिटल के अंदर क्या होता है? जो चिकित्सा क्षेत्र के लिए अगर हम बात करें तो हॉस्पिटल्स के अंदर, अस्पतालों के अंदर एक अपकेंद्रीकरण मशीन होती है, उसके अंदर जाकर उस ब्लड को क्या कर दिया जाता है? डाल दिया जाता है। अब वो मशीन क्या होती है? उस खून के अंदर घूमती है, उस ब्लड के अंदर वो मशीन घूमेगी और घूमते घूमते क्या होगा? वो मशीन क्या करेगी? उस रक्त में से, उस ब्लड में से अल्कोहल की मात्रा को अलग कर देती है। तो अल्कोहल तो ऊपर आ जाएगा, ब्लड रह जाएगा नीचे। कितना अल्कोहल ऊपर आया, उसकी मात्रा को चेक कर लो, उसको तोल लो, नाप लो, जितनी मात्रा आ रही है तो बता दो कि इतने ब्लड में इतने अल्कोहल की मात्रा पाई गई है। नेक्स्ट, मूत्र में से विभिन्न पदार्थों की मात्रा। कई बार डॉक्टर क्या करता है, जैसे किसी भी पेशेंट को कोई बीमारी होती है तो उसका यूरिन टेस्ट लिखता है कि मूत्र की जांच करवानी पड़ेगी। तो मूत्र की जांच इसलिए करवानी पड़ती है कि मूत्र के अंदर कोई अन्य पदार्थ तो मिक्स नहीं है। तो मूत्र को अब केंद्रीकरण मशीन के अंदर घुमाया जाता है, जिससे यूरिन अलग हो जाता है और उसके अंदर उपलब्ध अन्य पदार्थ जो मूत्र में नहीं होने चाहिए वो होते हैं, वो अलग हो जाते हैं। तो पता लग जाता है कौन कौन से पदार्थ है। नेक्स्ट, डेयरी उद्योग में इसका उपयोग कैसे किया जाता है? डेयरी उद्योग में अब केंद्रीकरण विधि के अंदर दही का मिश्रण डाला जाता है, दूध का मिश्रण डाला जाता है, वहां से पनीर अलग किया जाता है, बटर अलग किया जाता है, मलाई। ठीक है। तो इनका उपयोग बहुत सारे उद्योगों में किया जाता है, जैसे पनीर, बटर, मलाई का उपयोग पेस्ट्री, केक, ये सब बनाने में किया जाता है।
तो डेयरी उद्योग की बात करें यानी कि औद्योगिक निर्माण में और चिकित्सा निर्माण में भी अपकेंद्रीकरण जैसी विधियों का उपयोग किया जाता है। तो बताओ, हमने मिश्रण के घटकों को पृथक्करण करने की कितनी विधियां पढ़ ली? 2। एक तो डाई में से रंगों को अलग करना, एक अपकेंद्रीकरण विधि। तो 2 विधियां तो आपको समझ में आ गई होगी। एक विधि और कंप्लीट कर लेते हैं हम। एक विधि कौन सी पढ़ते हैं? ऊर्ध्वपातन। देखो एक बार, नंबर 3 वाला मेथड और देख लेते हैं। ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। नंबर 3 पर कौन सा है? ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। देखो ऊर्ध्वपातन विधि क्या है? पहली कंप्लीट हो गई, दूसरी कंप्लीट हो गई, अब कौन सी कंप्लीट करने जा रहे हैं? तीसरी। अब ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? ऊर्ध्वपातन एक अलग ही टाइप की विधि है। देखो ऊर्ध्वपातन में क्या होता है, इस प्रकार की विधि में किसी भी ठोस पदार्थ को गर्म किया जाता है, तो ठोस पदार्थ बिना द्रव में चेंज हुए डायरेक्ट किस में चेंज हो जाता है? गैस में। जैसे आप नोटिस करो, किसी भी ठोस चीज को आप गर्म करते हो तो गर्म करते ही ठोस चीज किस में जाती है? द्रव में। द्रव को गर्म करते हैं, द्रव किस में जाती है? गैस में। लेकिन ऊर्ध्वपातन विधि में ऐसा नहीं होता। इसके अंदर क्या होता है, किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर ठोस पदार्थ बिना द्रव में बदले हुए डायरेक्टली किस में चेंज हो जाता है? गैस में चेंज हो जाता है। और ऐसी विधि को बोला जाता है ऊर्ध्वपातन विधि। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई? किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर ठोस पदार्थ सीधा ही गैस में बदल जाता है। सीधा ही गैस में बदल जाता है। ऐसी विधि को ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। ऊर्ध्वपातन कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। एग्जाम्पल की मैं बात करूं, जैसे इस विधि में हम गर्म, जैसे मान लो नौसादर है, कपूर है, आयोडीन है, नेप्थेलिन की गोलियां हैं, नेप्थेलिन है। ये जितने भी एग्जाम्पल में लिए ना, जैसे नौसादर है, कपूर है, आयोडीन है, नेप्थेलिन है, ये सब ठोस अवस्था में पाई जाते हैं। नेप्थेलिन की गोलियां आती है, आयोडीन ठोस अवस्था में होता है, कपूर की गोलियां आती है, नौसादर ठोस अवस्था में होता है। अगर आप इनको डायरेक्टली अगर गर्म करते हो ना, तो ये जितने भी ठोस पदार्थ है ये द्रव में नहीं बदलेंगे, ये डायरेक्ट किस में चेंज हो जाते हैं? गैस के अंदर। और अगर ये डायरेक्ट गैस में चेंज हो रहे हैं, इसका मतलब द्रव अवस्था तो बीच में आ ही नहीं रही। तो ऐसी विधि को क्या बोलोगे? ऐसे मिश्रण को अलग करने की घटक की जो विधि है वो होती है ऊर्ध्वपातन। तो इसमें क्या किया जाता है? ठोस को गर्म करो तो गैस में चेंज हो गया, गैस को वापस ठंडा करो तो ठोस में चेंज हो जाएगा। द्रव जैसी कोई भी अवस्था बीच में नहीं आती। और ऐसे मेथड को, ऐसे मिश्रण के घटकों को अलग करने की विधि को बोला जाता है ऊर्ध्वपातन। देखो कैसे, मैं एक्सपेरिमेंट करके भी दिखा देता हूं कि कैसे इनको हम ऐसे चेंज कर सकते हैं। करना क्या है हमें, जैसे मान लो एक बीकर ले लो, ये क्या ले लो? बीकर। या बीकर ना लेके हम क्या ले लें? एक बड़ी सी प्लेट ले लें ऐसे, उसको पेट्री डिश बोलते हैं। एक बड़ी सी प्लेट ले ली हमने ऐसे, और इस प्लेट के अंदर जैसे मान लो एक कपूर की गोलियां हैं। ये क्या है? कपूर की गोलियां। ये तो प्लेट, ये क्या है? कपूर की गोलियां। ये प्लेट है, ये कपूर की गोलियां। अब क्या करोगे? इसको गर्म करना शुरू करो। किसको? कपूर की गोलियों को क्या करो? तो ये क्या है? ज्वाला है।
जैसे ही ज्वाला या जैसे ही आप नीचे आग जलाओगे ऊष्मा निकलेगी, ऊष्मा से प्लेट गर्म होगी, प्लेट गर्म होने से कपूर की गोलियां गर्म होगी। कुछ भी ले सकते हो, कपूर ले लो, आयोडीन ले लो, नेप्थलीन ले लो, तो गर्म होगा। तो कपूर कौन सी अवस्था में है? ठोस अवस्था में। और हम क्या बोल रहे हैं कि किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर ठोस पदार्थ सीधा ही किस में चेंज हो जाएगा? गैस में। कौन चेंज हो जाएगा? ठोस। ठोस बदल रहा है गैस में, द्रव जैसी अवस्था नहीं आ रही। तो इसको गर्म करोगे तो कपूर से क्या निकलेगी? गैस निकलेगी। लेकिन हम उस गैस को भी देखना चाहते हैं। बिल्कुल, अगर आप इसको गर्म करोगे तो कपूर थोड़ी देर में गायब हो जाएगा। गायब होकर आप देखोगे कहाँ गया? गैस बन गया। ठीक है, तो अगर आप उस गैस को भी देखना चाहते हो तो इस प्लेट के ऊपर एक कीप लगा दो। कीप आते हो ना, तेल डालने वाली कीप, जानते हो? इसके ऊपर एक फनल लगा दो, इसके ऊपर एक कीप लगा दो। कीप लगा दो। कीप का मुंह खुला रहता है तो यहाँ पर एक कॉटन लगा दो। कीप के मुंह को किससे बंद कर दिया? कॉटन से, रुई से बंद कर दिया। ये क्या है? ये है कीप। अब देखो, जैसे ही इसको गर्म करोगे तो कपूर क्या हो जाएगा? गर्म। कपूर ठोस है तो किस में चेंज होगा? गैस के अंदर। तो वो गैस जो है इस कीप की दीवारों के ऊपर जाकर जम जाएगी, यहां पर चली जाएगी, पूरी कीप धुंधली हो जाएगी, मतलब गैस मिल गई आपको। ये क्या है? कपूर की गैस। ठीक है, तो हो गया काम। हमने क्या किया? प्लेट ली, प्लेट के अंदर कपूर डाला, इसको गर्म किया, कपूर गर्म हुआ तो कपूर ठोस था, किस में चेंज हो गया? गैस के अंदर चेंज हो गया। तो गैस हमें नजर आ रही है कहां पर? कीप की दीवारों पर। कीप की दीवारों पर क्या नजर आ रही है? गैस नजर आ रही है। अब आप क्या करो, अगर आपको इस गैस को वापस ठोस में बदलना है, इस कपूर की गैस को वापस आपको अगर कपूर की गोलियों में बदलना है तो इस ज्वाला को हटा दो, यहां से इसको गर्म करना बंद कर दो। जैसे ही गर्म करना बंद करोगे तापमान कम होगा। तापमान कम होने की वजह से ये जो कपूर की गैस बनी थी ना, ये दीवारों पर गैस, ये वापस जम जाती है। और अगर ये वापस जम गई तो इनको आप हाथ से शेप देकर किस में चेंज कर सकते हो? कपूर की गोलियों में। तो ये मेथड था। तो जरूरी नहीं ये चीज कपूर के लिए की जाए, ये चीज आप नौसादर के लिए भी कर सकते हो, आयोडीन के लिए भी। और नेप्थलीन की गोलियां जो टॉयलेट के अंदर डाली जाती है ना ताकि स्मेल नहीं आए, तो वो नेप्थलीन की जो गोलियां हैं उनमें भी ऊर्ध्वपातन विधि से इनको आप किस में चेंज कर सकते हो? गैस में। और गैस को वापस किस में ला सकते हो? ठोस में। तो ऐसी विधियों को बोला जाता है ऊर्ध्वपातन विधि। तो हमने 3 चीज कंप्लीट की कि कैसे डाई में से रंगों को अलग किया जाता है इस वाले मेथड से, कैसे अपकेंद्रीकरण विधि, कौन कौन से इसके अनुप्रयोग है, और एक हमने पढ़ा ऊर्ध्वपातन विधि। अभी हमारी कितनी विधियां बच रही हैं? 6 विधि। तो ये 6 विधि हम क्लियर करेंगे जो भी नेक्स्ट वीडियो जाएंगे आपके। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।